नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, आप लोग बहुत परेशान हैं। जो 70वीं बीपीएससी हो रहा है उसमें करंट अफेयर्स को लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं और हमें पता है कि करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का ये आपका क्लास लेक्चर नंबर 1 है और आपको सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह लेक्चर को सुनना है। जो हम बोल रहे हैं आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा या कंप्यूटर से टाइप्ड एक वर्ड आपको मिल जाएगा जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हैंडी होगा। आप 2 स्पीड 3 स्पीड करके इस वीडियो को सुन लीजिए, ये पर्याप्त रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में देखो कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, तो देखो अगर कोई भी मैगजीन का 15 क्वेश्चन अगर टकराएगा तो हम आपको दावा करते हैं कि आपसे 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही टकराएगा। पर अगर हम कहें कि 90% हमारा स्ट्राइक रेट रहेगा तो ये मूर्खता होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई और छोर नहीं है। पर चूंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप कंपेयर करते हैं कि सामने वाला कितना सही किया। इतना हम आश्वस्त आपको करते हैं कि अगर सामने वाला का 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में सही होगा तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करेंगे तो उससे 3 क्वेश्चन आपका ज़्यादा ही होगा, कम होने का प्रश्न नहीं उठता है। हम जो बता रहे हैं उसको आपको करना है कि आप 3 बार उस वीडियो को सुन लेंगे और सामने अपने नोट्स को रखेंगे। अगर एक आध आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है उसी नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा। इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आप इस पूरे वीडियो को 3 बार सुन लीजिए, पर्याप्त है। आप बहुत अच्छा करके आएंगे करंट अफेयर्स में। हॉलिस्टिकली हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। तो हमारा सोर्स क्या रहेगा, आप हमसे पूछेंगे कि सर आपका सोर्स क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। bpscconceptwala.com bpscconceptwala@gmail.com जो है ये सीधा हम हैंडल करते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी दिक्कत होगा तो हम इस पर रिप्लाई करते हैं 24 घंटा के अंदर। हमारा सोर्स क्या है कि 1.5 साल में हम लोगों ने पीआईबी को खंगाल लिया है। अगर आप पिछली बार के पेपर को देखेंगे 69th बीपीएससी का, तो आप ये पाएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड पन्ना आता है, वहां से चेरी पिक्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूट्यूब पर हमने वीडियो भी बना दिया था कि 69th बीपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो जो ये हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो लास्ट 1.5 साल का जितना एक्सप्लेन्ड पन्ना में इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे। द हिंदू को कवर करेंगे। अगर आप नेट मीटरिंग वगैरह देखेंगे जो पिछली बार पूछा है, द हिंदू में बहुत डिटेल से कवर किया गया था, उसको कवर करेंगे। जो बिहार सरकार के बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आता है, उनके ऑफिशियल हैंडल से आता है, मुख्यमंत्री के ऑफिस से जो भी ट्वीट किए जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन निर्गत किए जाते हैं, वो हमारे सोर्स रहेंगे। डाउन टू अर्थ मैगजीन में पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 3 न्यूज़ को पिकअप किया गया था बीपीएससी के द्वारा, तो डाउन टू अर्थ को भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी चीज़ हम कवर करेंगे हवाई बात नहीं रहेगा, उसका अखबार का क्लिपिंग हम लगा देंगे। आप अखबार की क्लिपिंग को देख लेंगे और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। आप बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनिए, हम लोग इंटरेस्टिंग बनाकर इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पुनः कहते हैं, आप बस सुनिए, आप को हैंड रिटन चीज़ें मिल जाएंगी, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। पहला चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूंकि बिहार का करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स है, पर चूंकि बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार के भागलपुर में एक जगह है सुल्तानगंज। अभी जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि सुल्तानगंज का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाएगा। अजगैबीनाथ धाम किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। कहाँ है अजगैबीनाथ धाम, भागलपुर में है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो अजगैबीनाथ धाम है वो बेसिकली भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। जब भगवान सूर्य को बाबू डेडिकेटेड है तब क्या कर रहे हो, यहां पर देखो कि ऐसा मान्यता है लोगों का कि लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो पहले जल उठाते हैं यहां से, है ना। आपको सावन में पता ना कि जल उठाते हैं। और बाबा धाम जो है देवघर में एक जगह है, जाकर वहां पे जल ढारते हैं भगवान शंकर पे। ये माना जाता है, ऐसा मान्यता है कि 105 किलोमीटर लंबा सुरंग है। तो कुछ लोग यहाँ भी जल चढ़ाते हैं और कुछ लोग यहाँ से जल उठाते हैं और देवघर में जाकर जल का ढारते हैं। ढारना मतलब होता है कि भगवान शंकर पर उसको चढ़ाते हैं जल को। ऐसा लोगों का मानना है कि पुराने काल में 105 किलोमीटर लंबा सुरंग है जो अजगैबीनाथ धाम को देवघर से कनेक्ट करता है, ऐसा मान्यता है। अब इसमें क्या सत्यता है भगवान जानता है। तो इसलिए ये दोनों प्लेसेस भगवान शंकर को डेडिकेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ याद रखना कि जो देवघर है, देवघर कहाँ है, झारखंड में है। झारखंड कौन सा नंबर का स्टेट बनता है, 28 नंबर का स्टेट बनता है। जब झारखंड हम लोग से बनता है, कब बनता है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। जब बनता है झारखंड तो हमसे कितना जिला लेकर जाता है, 18 जिला लेकर जाता है। कितना क्षेत्रफल लेकर चला जाता है, 45.85%, मोटा मोटी 45% मान लो क्षेत्रफल लेके हम लोग से झारखंड चला जाता है। मोटा मोटी मान के चलो 45%, है ना। तो इतना क्षेत्रफल हमसे झारखंड लेके चला जा रहा है। देवघर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बाबा बैद्यनाथ धाम है, यही देवघर में आपका बाबू युगल धाम है, यहीं पर तपोवन धाम है।
तो आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि बाबा बैद्यनाथ धाम इतना इंपॉर्टेंट क्या है। देश में अगर तुम देखोगे ना तो टोटल 51 शक्तिपीठ है। उस 51 शक्तिपीठ में एक जो शक्तिपीठ है वो बाबा देवघर है, बाबा बैद्यनाथ धाम है। शक्तिपीठ क्या है? शक्तिपीठ एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है जिसको क्रिमेशन के लिए जब हम लोग जलते हैं तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है। देश में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम है। और जो बाबा बैद्यनाथ धाम का अभी आप मंदिर देखते हैं, इसको कौन बनाया है? राजा पूर्णमल बनाए हैं। कब बनाए हैं? 1596 में बनाए हैं राजा पूर्णमल। ये राजा ऑफ गिद्धौर स्टेट जो था ना, उसके एंसेस्टर हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुल्तानगंज वाला न्यूज़ बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, आपसे पूछेगा। क्योंकि अब शिव की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग शिव के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक पशुपतिनाथ टेम्पल है। पशुपतिनाथ टेम्पल बाबू कहाँ है? नेपाल में है पशुपतिनाथ टेम्पल। जो पशुपतिनाथ आपका टेम्पल है नेपाल में, ये किस नदी के तट पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये बागमती नदी के तट पर है। बागमती के बारे में हम आपको मॉडलर कोर्स में बहुत डिटेल में बता के रखे हैं। बागमती नदी इंटर कहाँ करती है बिहार में? एक जगह है सोरवतिया। सोरवतिया कहाँ जगह है? सीतामढ़ी में। इसी बागमती नदी पे अगर आप देखेंगे तो इसी बागमती नदी पे काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल का, है ना जी, कौन है कैपिटल नेपाल का? बताओ। काठमांडू इसी नदी पर है, बागमती नदी पर है। इसी बागमती नदी पर धाप धाम भी है। ये जो बागमती नदी जो है, ये एक वहाँ पर नेपाल में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है शिवपुरी नेशनल पार्क। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो शिवपुरी नेशनल पार्क आपका नेपाल में है। शिवपुरी नेशनल पार्क से ही बागमती निकलती है। जो हिमालय की श्रेणी है वो शिवपुरी नेशनल पार्क उसी के आसपास है, वहीं से बागमती नदी निकलती है। और बागमती नदी बिहार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 394 किलोमीटर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द बिहार। एक नंबर पे गंगा है। इट ऑलमोस्ट कट्स द नॉर्थ बिहार। जो हमारा पता है ना कि गंगा जो है, गंगा के ऊपर वाला नॉर्थ बिहार है और नीचे वाला साउथ बिहार है। तो गंगा नॉर्थ बिहार को मोटा मोटी 2 भाग में कट करती है। ये है बागमती एंड इट आउटफॉल्स एट द बदला घाट खगड़िया में, सीधे गंगा में मिलती है। हम आपसे एक सलाह आपको ये देंगे कि जो मॉड्यूलर कोर्स है उसमें आप बिहार ज्योग्राफी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 400-500 रुपये का कोर्स होता है, जरूर उसको ले लीजिएगा। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो जो यूट्यूब पर 2-3 साल पुराना लेक्चर है, कम से कम उसी को जरूर सुन लीजिएगा, पर सुन जरूर लीजिएगा। बहुत अगर आप मॉड्यूलर कोर्स में लेंगे तो हमको लगता है 10 घंटा में हम सारा पढ़ा दिए, तो उसको जरूर करना है क्योंकि वो अपडेटेड चीज़ है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम ऑलरेडी बता दिए हैं, इसलिए इसको हम फास्ट बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो आप पूछेंगे सर इसका करंट अफेयर से क्या लिंकेज है? इसलिए बाबू लिंकेज है क्योंकि जो पोखरा एक जगह है नेपाल में, और याद रखना नेपाल में अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो हमारा बेटी और रोटी का संबंध है मधेसी क्राउड के कारण, पूछता है आपके एग्जाम में बिहार में। तो पोखरा एक जगह है नेपाल में एंड दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द नेपाल। इसलिए इतना हम आपको बताएं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि रिसेंटली विच प्लेस इन द नेपाल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इट्स टूरिज्म कैपिटल, तो पोखरा जगह है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द नेपाल। ठीक है, चलो अब आ जाओ। देखो क्या हेडिंग ईटीवी बिहार लगाता है, हुक राजा जी फेम कल्लू बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अम्रपाली दुबे को मिली बड़ी उपलब्धि। ये सब पूछ लेता है भाई, तो आपको लग रहा होगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं। तो ना भाई, हम इंटरेस्टेड नहीं है टाइम पास करने में। देखो 18वां भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ? तो कांदीवली मुंबई में हुआ, है ना। नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, है ना, हम लिख के दे रहे हैं। कांदीवली मुंबई में बनाया। वेन्यू कहाँ है? मुंबई। बेस्ट एक्टर किसको मिलता है? कल्लू भाई को मिलता है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिलता है? अम्रपाली दुबे को मिलता है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिलता है? प्रमोद शास्त्री को मिलता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 अभी मिला है। ऐसा मत सोचना कि 2024 वाला किसको मिला है, तो 2022 वाला अभी मिला है। किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। इसको स्टार मार्क करके लिखो, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 मिला है। अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। अब देखो कुछ लोग बोले कि सर ये सब देखिए बड़ा आप भाई, हम नहीं, अखबार लिखा है, क्योंकि हमारे समाज में इस चीज़ को आप दे रहे हैं ना, इसको आप सैंक्टिटी मिला हुआ है। हुक, लिपस्टिक, अरे इससे कभी आगे बढ़ोगे तब ना कुछ बढ़िया गाना बनेगा भोजपुरी में। पर दिक्कत क्या है कि हम आप बहुत हिपोक्रेट हैं। वो सब गाना पे देखो 280 मिलियन 200 मिलियन व्यू है, कौन देखता है रे भाई?
तुम लाइब्रेरी में जो महिला आपकी दोस्त बैठी हुई है, तुम उनसे पूछो कि भोजपुरी सुनती हो? नहीं, हम तो भोजपुरी सुनते भी नहीं हैं, हमको तो भोजपुरी आता भी नहीं है। तो पूछो क्या किसका गाना सुनती हो? तो बोलेगी दुआ लिपा सुनती हूँ। इफ़ यू वना रन अवे विथ मी आई नो अ गैलेक्सी एंड आई कैन टेक यू फॉर अ राइड, दुआ लिपा सुनती हूँ। पर इनका जब तुम प्लेलिस्ट खंगारोगे तो उसमें खाली चल रहा है कि तहार राजा जी के दिलवा टूट जाई, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भंवरा से मिलल बाड़ू। तो हम लोग हिपोक्रेट आदमी हैं, समझ रहे हो ना? इनसे बोलोगे कि भोजपुरी में आपको आता है बात करने, बोली मैं तो घर में केवल शुद्ध हिंदी में बात करती हूँ। हम लोग हैं कि मेट्रो में भी धंधनाए रहते हैं। हाँ बोली, गोड़ लगाता नहीं, मेट्रो वाला सब माथा पकड़ता है कि कौन आया भोजपुरी में बतिया रहा है। ठीक है, तो बतियाना है, फैंसी मीडियम भोजपुरी थोड़ा जानिए। चलो अब इसी के साथ खत्म करते हैं ना। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में हुआ है, तो ये मत सोचना कि 2024 में हुआ है, 2024 में मिल रहा है, पर 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 का अभी दिया जा रहा है। जो 70वां नेशनल मतलब राष्ट्र का है, तो उसके लिए एक मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, वो देता है। क्योंकि देखो जो आईफा ताइफा वगैरह होता है ये सब तो बिका हुआ है ना। शाहरुख खान डांस कर देंगे तो उनको दे देगा, फिर वहाँ पे कोई हीरोइन को अगर लॉन्च करना है। अब बताओ, हमको आज तक नहीं समझ में आया कि वो जो मीरा कपूर है, जो शाहिद कपूर की जो पत्नी है, वो इतना एटीट्यूड में रहती, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है भाई? हम आज तक नहीं समझ में है क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। वो जो क्या नाम है, वो जो क्या है जी, चंकी पांडे की किसकी बेटी है, वो सब एक्ट्रेस हैं, कबाड़ा हैं वो सब, नेपोटिज्म, नेपो किड्स, अमूल दूध वाला है वो सब खूब पिक्चर मिलता है। तो वो सब आईफा में जाके एक्टिंग करेंगे, यहीं पे करेंगे, उनको नेशनल अवार्ड कभी मिलना है? एक्टिंग आता ही नहीं, वो सबको क्या एक्टिंग आता है जी? अमूल बेबी है सब, वो सबको एक्टिंग आता है कि सबको मिलेगा? वो सबको आईफा अवार्ड मिलेगा, फलाना अवार्ड मिलेगा, जो लोकल अवार्ड है सब टीवी वाला वो सब देगा। असल अवार्ड कौन है? जो भारत सरकार देता है। कौन देता है इसको? राष्ट्रपति महोदय देते हैं। यहाँ पे कौन देगा? अमिताभ बच्चन देगा। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला? अट्टम को, मलयालम पिक्चर है। बेस्ट एक्टर कंतारा, कन्नड़ा मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल नित्या मेनन को, मानसी पारेख को। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है, इसको स्टार मार्क करके रख लो। फिल्म अवार्ड वाला हम लोग यहाँ पे निपटा लिए, है ना? तो इस तरह से हम लोग करते चलेंगे, इसमें याद करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 70वां फिल्म अवार्ड तो जो है इसको तुम याद रख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन 69 बीपीएससी में बाबू आया था कि कौन, ये 69 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इंप्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटैनिक रेक, जिसका करेक्ट आंसर टाइटन था आपका, है ना? तो अब देखो उसी तरह का एक इंसिडेंस हुआ है, बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स हुआ है। जो बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स हुआ है इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, इसलिए भी लिखे गए हैं ना क्योंकि यूएस इसको बहुत सीरियसली लेता है। बिहार वाला पुल थोड़ी है कि आके नदी आया, पुल बह के चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका इस पर बहुत एक्शन लेता है। जब अमेरिका इस पर बहुत एक्शन लेता है तो इस पर 100 मिलियन का पेनाल्टी ठोका था। तो इसमें क्या हुआ कि एक शिप आती है और इनका एक पुल था, पुल से कोलैप्स करती है और पुल गिर जाता है। बाल्टीमोर एक जगह है, बाल्टीमोर, इट इज अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ द मैरीलैंड। कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स में जो शिप टकराया था उस शिप का नाम था डाली कार्गो शिप। तो अगर आपसे एग्जाम में बाबू पूछते कि कौन सा शिप टकराया था, अभी आप देखे ही हैं ऊपर पूछा है, तो डाली कार्गो शिप टकराया था, उस शिप का नाम था, है ना? आप देखिए कि पूछ रहा है ना शिप के बारे में। तो अगर इसे पूछेगा तो बाल्टीमोर आपको जगह है यूएसए में, सिटी ऑफ द मैरीलैंड में है। डाली कार्गो शिप टकराया था, 100 मिलियन का पेनाल्टी लगा था। तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग को पता होना चाहिए। हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो पीआईबी से हमने उठाया है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ही पीआईबी से आपका लिया हुआ है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, जो कि भारत सरकार का है। इसमें प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी अपना है उसका कैंपस का अनावरण किया है। तो पहली बात, उस कैंपस कितने एकड़ का है? 455 एकड़ का है। देखो बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताएंगे। एक तो महाबोधि कम्प्लेक्स बना जिसको मिला 2002 में, 2016 में नालंदा र्यून्स को मिलता है ना? तो बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वन इज महाबोधि कम्प्लेक्स, अनदर वन इज द नालंदा र्यून्स। तो देखो होता क्या है कि जो पुराना हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको मतलब कौन स्थापित करता है? कुमार गुप्त वन करते हैं। कुमार गुप्त वन करते हैं। कब करते हैं? 5वीं सेंचुरी एडी में करते हैं। फिर आपको पता है कि इसको ध्वस्त कर दिया जाता है, बख्तियार खिलजी का इन्वेजन होता है, ये सब सारा हम आपको बता रखे हैं।
आप बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में हम बता रखे हैं, मेडिवल हिस्ट्री में सॉरी बता रखे हैं, आप एक बार जाकर उसको वीडियो देख लीजिएगा, आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम बता रखे हैं कि कैसे इन्वेड करता है, कैसे क्या करता है, लखनऊती को कैसे कैपिटल बनाता है, कैसे वहाँ से लक्ष्मण सेन भागता है, वो सब हम बता रखे हैं। तो कुमार गुप्त वन 5th सेंचुरी एडी में इसको बनाते हैं। पर चूंकि ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और इतिहास के पन्नों में ये सड़ रहा था, तो इसको रिवाइव करने का आइडिया हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे साहब को आता है कि इसको रिवाइव करते हैं, लेट अस ब्रिंग द ग्लोरी बैक टू द नालंदा। तो एपीजे का आइडिया होता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करना है। तो आपको पता है कि बुद्धिज्म साउथ कोरिया में फैला हुआ है, जापान में फैला हुआ है, चाइना में फैला हुआ है, वियतनाम में फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक समिट होता है, उसका नाम है ईस्ट एशियन समिट। ईस्ट एशियन समिट 2007 में होता है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि बिहार सरकार अगर जमीन मुहैया कराती है तो हम लोग फाइनेंशियल एड देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का सेंटर रह चुका है नालंदा यूनिवर्सिटी। उनके बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका जिक्र किया गया है। तो ईस्ट एशियन समिट 2007 में ये डिसाइड किया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करेंगे। बिहार सरकार कहती है कि हम जमीन देंगे, बिहार सरकार 455 एकड़ जमीन दे देती है। और याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट से बनता है, पार्लियामेंट द्वारा पास्ड कानून है। कब पास किया जाता है? 2010 में पास किया जाता है। और इसमें यह तय किया जाता है कि एक पर्सन ऑफ द एमिनेंस को हम लोग कुलाधिपति बनाएंगे, जिसको तुम चांसलर बोलते हो। तो इसके चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया इसके चांसलर हैं, और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो देखो, तुम सोच रहे हो कि सर जो मगध यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा है, तो इसके वाइस चांसलर होगा, और उस वाइस चांसलर का हेड कौन होता है? गवर्नर। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो गवर्नर उसका कुलाधिपति होता है। पर चूंकि इट हैज बीन मेड बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका जो चांसलर है उस व्यक्ति का नाम है अरविंद पनगड़िया, एंड ही इज अ पर्सन ऑफ द एमिनेंस। अरविंद पनगड़िया के बारे में हम और भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, पर 2-3 इन्फॉर्मेशन याद रखना कि 2015 से 17 के बीच में अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वाइस चेयरमैन रहते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। जब वाइस चेयरमैन होते हैं तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है। अरविंद पनगड़िया अपने आप में एक हस्ताक्षर है अर्थशास्त्र के फील्ड में। याद रखना कि अरविंद पनगड़िया G20 के शेरपा भी रहते हैं। अरविंद पनगड़िया जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहते हैं। सनद रहे कि 2012 में अरविंद पनगड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हम 2 किताब तुमको अरविंद पनगड़िया का रिकमेंड करेंगे कि जीवन में जब एग्जाम खत्म हो जाए तो पढ़ना। मेरा बहुत फेमस किताब है वाई ग्रोथ मैटर्स। क्या यह आदमी किताब लिखा है? अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे नज़र के सामने ये किताब पड़ा हुआ है, वाई ग्रोथ मैटर्स। इनकी एक और किताब है इंडिया इमर्जिंग जायंट। अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तब जरूर पढ़ना। तो तुम बोलोगे कि सर ये सब का करंट अफेयर से क्या मतलब है? मतलब है बाबू, देखो, जब भी इस तरह का चीज़ होता है बिहार में डेवलपमेंट, तो वो पूछता है। जैसे इससे पहले आपसे पूछा था कि पार्लियामेंट को कौन कंपनी बना रहा था, तो पार्लियामेंट को टाटा ग्रुप बनाया था। इस जो हम लोग का नालंदा वाला बिल्डिंग है इसको कौन बनाया है? लार्सन एंड टुब्रो बनाया है, L&T बनाया है। इसका आर्किटेक्चर कौन दिया है? तो इसका आर्किटेक्चर जो दिया है उस व्यक्ति का नाम है BV दोषी। एग्जाम में यही पूछेगा कि इसका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कौन दिया है, तो BV दोषी दिए हैं। BV दोषी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, आर्किटेक्चर के फील्ड में हस्ताक्षर है। BV दोषी को आर्किटेक्चर के फील्ड का जो नोबल होता है उसको बोलते हैं प्रिट्जर अवार्ड। 2018 में BV दोषी को प्रिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। चूंकि हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म से बात कर रहे हैं, तो अगर आप BPSC में 68 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी धम्मा कॉन्फ्रेंस कहीं भी होता है वो आपसे पूछता है। जैसे कि जो 6ठा धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। जब राजगीर में हुआ था तो BPSC आपसे पूछता था। अभी हाल फिलहाल में 8वां धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। इसको इनॉग्रेट किसको करना था? द्रौपदी मुर्मू जी को करना था, राष्ट्रपति महोदया को करना था, पर किया कौन? उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने किया था। इसका थीम क्या है? कॉस्मोलॉजी इन धम्मा। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि धम्मा कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसे BPSC क्वेश्चन पूछता है। तो जो नॉनसेंस चीज़ है उसको हमने खुद ही हटा दिया है, पर आपको ये याद रखना होगा कि 8वां धम्मा कॉन्फ्रेंस का थीम है कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। अहमदाबाद में होता है और वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इसको इनॉग्रेट करते हैं। 6ठा धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ था राजगीर में, और जब हुआ था तो BPSC इस पर पूछा था। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो, अगर चूंकि ये न्यूज़ में था, इस पर हम आर्टिकल पढ़े थे उसका
उदित मिश्रा सर का कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। क्यों यहाँ पे फैक्ट देकर आगे बढ़ रहे हैं? आगे जब हम वर्ल्ड बैंक बताएंगे तो इसको लैच करेंगे। तो एज ऑफ नाउ इसको याद करके रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट देता है। हम आगे बताएंगे कि क्यों पूछे हुए हैं। ये डॉक्टर एस जयशंकर साहब का ट्वीट आया है। आज हम लोग राम मंदिर से एक क्वेश्चन बनने का उम्मीद बनता है, तो राम मंदिर के बारे में हम लोग इन एंड आउट कवर कर लेंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान रहे। देखो, जयशंकर साहब ने ट्वीट किया था और उसी ट्वीट के बेसिस पे हम सारा जो है इन एंड आउट हम लोग करेंगे। लाओस एक देश है, लाओस पहला कंट्री बन गया है जो रामलला पर पोस्टेज स्टाम्प इशू करता है। तो थोड़ा सा रामलला के बारे में देख लेते हैं। जो आपको पता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक डिस्प्यूट था। कितना एकड़ लैंड के लिए डिस्प्यूट था भाई? तो 2.77 एकड़ लैंड के लिए डिस्प्यूट था कि वो भगवान, हम लोग कहते थे वो भगवान राम का जन्मभूमि है, और इन लोगों का कहना था, जो मुसलमान समुदाय के लोग थे, कि नहीं भाई वहाँ पे मस्जिद है। फिर आपको पता है कि मस्जिद की शहादत होती है और ये मामला कोर्ट में चलता है। कोर्ट एक 1045 पेज का जजमेंट इशू करता है, और कितने जज का खंडपीठ इशू करता है? 5 बेंच का खंडपीठ इशू करता है, और यूनानिमस डिसीजन होता है। यूनानिमस मतलब पांचों के पांचों जज ये कहते हैं कि नहीं, ये जो जमीन था ये रामलला को डेडिकेटेड है, राम भगवान का डेडिकेटेड है, उन्हीं का जन्म स्थली है। देखो, जब भी व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, तो संविधान का धारा है 145 क्लॉज 3, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 कहता है कि वेन एवर देर इज अ मैटर रिलेटेड टू द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको बनाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए कम से कम 5 जज बैठने चाहिए। तो यहां पर कौन सा बेंच बैठा था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। किस आर्टिकल के तहत बैठा था? तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत बैठा था, बिकॉज इट वॉज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, है ना, बहुत बड़ा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ है। थपड़ा थपड़ी का मामला नहीं था, एक का मस्जिद शहीद हुआ है, एक आदमी का आस्था का मामला है। तो ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ यूनानिमसली 5 जज ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर रामलला का जगह है और वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन भी रहा है। मेरे बंधु, एक चीज को याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज की संख्या है? एज ऑफ नाउ 1+33 है, मतलब टोटल जज की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 34 है। एक चीफ जस्टिस रहेंगे, 33 ब्रदर जजेस रहेंगे। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़ है ना, बहुत सुंदर। चंद्रचूड़ रिटायर कर गए हैं, संजीव खन्ना है। ठीक है, तो ये सब तुमको पता होना चाहिए बाबू। देखो, लाओस पहला देश है, इसको स्टार मार्क करके लिखो, जो रामलला का पोस्टेज स्टैम्प इशू करता है। जो रामलला का जो मंदिर है वो नॉर्थ इंडिया में बन रहा है, तो किस स्टाइल में बन रहा है? नागर स्टाइल में बन रहा है। जो साउथ इंडिया का मूर्ति होता है वो किस स्टाइल में बनता है? द्रविडियन स्टाइल में बनता है ना। नागर शैली और द्रविडियन शैली 2 शैली होता है, तो द्रविडियन स्टाइल में बनता है। एक चीज याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि नागर स्टाइल में भी सब क्लासिफिकेशन होता है, तो पंचयाटन स्टाइल में मंदिर बन रहा है। मतलब पंचयाटन मतलब 5, तो 5 सब मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, तो पंचयाटन स्टाइल में राम मंदिर बन रहा है। कितने स्टोरी का मंदिर है? 3 स्टोरी का मंदिर है। कितना मंदिर का टोटल कॉम्प्लेक्स कितना है? 71 एकड़ में मंदिर का टोटल कॉम्प्लेक्स है। डिस्प्यूटेड लैंड कितना में था? 2.7 एकड़ में था कि राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, तो 2.77 एकड़ का लैंड को डिमार्केट किया गया था। अभी जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है कितना में? 71 एकड़ में। मंदिर का उद्घाटन कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। कुछ भी मत लिखो, बस सुनो। अब तो हमारे जहन में आता होगा कि ये जो हमारे रामलला का मंदिर है, जो भगवान राम हैं, ये 5 साल के रामलला हैं। ये मूर्ति कितना इंच का है? 51 इंच का मूर्ति है। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? उनका नाम है अरुण योगीराज। कहाँ के हैं अरुण योगीराज? मैसूर के हैं। ये जो हम तुमको बोले कि जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है जो 71 एकड़ में बन रहा है, इसका आर्किटेक्ट कौन बनाता है कि 3 स्टोरी रहेगा कि 2 स्टोरी रहेगा? उस व्यक्ति का नाम है, देखो फ्लॉपी से निकल रहा है, हम बाद में बता देंगे। इस पूरे मंदिर के निर्माण में आयरन का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि आयरन 100 साल 200 300 साल बाद जंग लगने लगता है, तो आयरन का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो अयोध्या का एयरपोर्ट है, जिसको तुम फैजाबाद बोलते हो ना, तो अयोध्या एयरपोर्ट जो है, जो फैजाबाद जिसको बोलते थे, जो अयोध्या का एयरपोर्ट किसके नाम पर नेम किया गया है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। तो ये सब पूछेगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। तो इसको बनाता कौन है? बी सोमपुरा। हाँ, याद आ गया। बी सोमपुरा बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, कर्नाटक के हैं, और इनका 2 बेटा है।
एक बेटा का नाम है निखिल और एक बेटा का नाम है आशीष। तो इन लोग 3 आदमी मिलके इस मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है कि उसका डिजाइन कैसा होगा, कहाँ पर गेट होगा, कहाँ पर तोरण द्वार होगा, कहाँ पे भगवान रामलला विराजमानेंगे। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड टॉलेस्ट राम मंदिर कहाँ बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 721 फीट है। तो रामलला से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनने का चांसेस रहेगा। अब देखो ये जो मूर्ति तुम बाबू देख रहे हो, तो इस मूर्ति में कुछ खास चीज़ देख रहे हो क्या? हमको तो खास चीज़ दिख रहा है कि ये काला है ना। तो ये किस पत्थर से बना है? तो शालिग्राम के पत्थर से बना है। ये जो शालिग्राम का पत्थर है नॉर्मल पत्थर नहीं है यार, ये जो शालिग्राम का पत्थर है 60 मिलियन ओल्ड रॉक है। तो ये पत्थर को निकाला कहाँ से गया है? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द काली गंडकी रिवर। काली नाम से है ना, काला पत्थर है, काली गंडकी रिवर से लिया गया है। और ये जो मूर्ति जो बन रहा है काली गंडकी रिवर से जो पत्थर लिया गया है, तो इसमें छोटे छोटे भगवान विष्णु के रगड़ खा के, पत्थर से रगड़ खा के भगवान विष्णु के कुछ इसमें रिफ्लेक्शन है, उनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। तो तुम्हारे ध्यान में आएगा जब भगवान राम का मूर्ति बन रहा है तो विष्णु का क्यों इंपॉर्टेंस है यार? ये इंपॉर्टेंस है ना कि लॉर्ड राम जो है ही इज द 7th अवतार ऑफ विष्णु। भगवान विष्णु के ही राम अवतार हैं, इसीलिए विष्णु के उसमें कुछ इम्प्रिंट्स हैं, इसीलिए उस पत्थर को चुना गया है। तो नॉर्मल पत्थर नहीं है। देखो यहाँ पर जो भगवान जो है ना, इनका यहाँ पर तिलक लगेगा। जो तिलक लग रहा है वो 12 बजे दोपहर में, हमेशा 12 बजेगा दोपहर में। कब? रामनवमी के दिन। रामनवमी को बहुत चैत में होता है ना, तो चैत महीना में जब रामनवमी होगा तो रामनवमी के समय भगवान जी का तिलक होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो कुछ वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इस तरह से मिरर का अरेंजमेंट किया है और इस तरह से बी सोमपुरा ने उसको डिज़ाइन किया है, बहुत बड़ा आदमी सब डिज़ाइन किया है कि इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा कि सूर्य की किरणें जो हैं यहाँ से, भगवान सूर्य की जो किरण है ना, भगवान इस तरह से होगा कि बिना कोई लाइट का इस तरह से आसमान में, मतलब उस तरह का आर्किटेक्चर बनाया गया कि भगवान सूर्य की किरण जो है इस तरह से अलाइनमेंट सेट किया गया है मिरर्स वगैरह के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, कि भगवान रामलला का जो टीकाकरण होगा ना चैत्र महीने के रामनवमी में, वो सूर्य भगवान करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? इस तरह से रिफ्लेक्शन, इस तरह से लाइट का अरेंजमेंट किया गया है, इस तरह से आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया है और इसी को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट सूर्य तिलक। इसको स्टार मार्क के लिखो कि प्रोजेक्ट सूर्य तिलक किससे संबंधित है? तो रामलला का जो टीकाकरण होगा चैत्र महीने के रामनवमी के समय, उससे संबंधित है। तो अगर आपसे पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको हैंडल करने में बहुत कंफर्टेबली हैंडल करेंगे। अब देखो जो रामलला का मूर्ति है, लला मतलब क्या होता है? बच्चा। तो जब रामलला की मूर्ति है वो 5 ईयर्स ओल्ड रामलला का मूर्ति डिपिक्ट किया गया है। 51 इंच का मूर्ति है और जो इसको ट्रस्ट बनाया गया, इस आखिर में ये जो मूर्ति बनेगा तो इसमें इतने श्रद्धालु आ रहे हैं तो दान दक्षिणा चढ़ रहा है, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो उस जो संत रेगुलेट करेंगे उनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। यही गुरु जी हैं। महंत नृत्य गोपाल दास इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो उसका वर्किंग को देखेगा। नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के साथ काम करते थे और प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज एसोसिएट थे, उन्हीं को जिम्मा दिया गया था मंदिर के निर्माण करने का। कौन सा स्कल्पचर रहेगा, अरुण योगीराज रहेंगे कि बी सोमपुरा रहेगा, प्रोजेक्ट सूर्य तिलक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे वहाँ पे लैंड एक्वायर करेंगे, कैसे 71 एकड़ लैंड को एक्वायर किया गया है, वो सब का जिम्मेवारी किसको दिया गया था? नृपेंद्र मिश्रा को दिया गया था। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कमेटी। जो ट्रस्ट बना है उसके अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ हुआ है? दिल्ली में उसका 46 सेशन हुआ है। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका 46 सेशन दिल्ली में हुआ है। उसको इनॉग्रेट कौन करता है? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को? उसका नाम है ऑड्रे एजोले। ऑड्रे, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनेस्को। 24 नए साइट्स को मंजूरी दी गई है
अपने देश में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? अभी जैसे हमने बताया कि बिहार में 2 हैं, देश में कितने हैं? टोटल 43 हैं। 41वां नंबर पर शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, होयसालाज ऑफ बेलूर मठ कर्नाटका 42 नंबर पे हैं। 43 नंबर पे असम के जो मोइडिमाज हैं इनको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये मोइडिमाज क्या है? होम फॉर द स्पिरिट है। यहाँ पर जो उनके रॉयल जो लोग थे ना, राजा महाराजा थे, उनको दफन किया जाता था। तो मोइडिमाज होम फॉर द स्पिरिट है। हुआ क्या कि असम के पटकाई रेंज में, देखो इंडियन ज्योग्राफी जरूर करके जाना है ना, और जो भी रेजोनेंस या मोटर कोर्स के लोग हैं तुम लोग जरूर प्लीज़ कम से कम 5 बार रिवाइज करना। उसमें हम सारा एनसीईआरटी प्लग किए हुए हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी पर केवल वीडियो ही देख लोगे ना, 10-15 वीडियो है, काफ़ी रहेगा, उसको जरूर देखना, 5 बार रिवाइज करके जाना। जो पटकाई रेंज में तुम देखोगे कि ताई अहोम लोग आते हैं। कब आते हैं ताई अहोम लोग? जब ट्राइबल सिस्टम था तो 13वीं सेंचुरी एडी में ताई अहोम लोग आकर पटकाई रेंज में सेटल करते हैं। तो जो इनके राजा महाराजा टाइप के लोग थे उनका ब्यूरियल प्लेस है, ठीक है, तो इट इज़ द होम फॉर द स्पिरिट। तो उन लोग एक नया शहर बसाते हैं जिसका नाम है चैरईदेव, ठीक है, ऐसा करके उनका नाम है, फर्स्ट सिटी, एंड दिस वाज द सिटी ऑफ द रॉयल नेक्रोपोलिस, है ना, रॉयल लोग, राजा महाराजा लोग वहीं रहते थे। तो जो ताई अहोम वाले लोग थे उनके जो राजा महाराजा का जो ब्यूरियल्स होता था उसी को मोइडिमास बोलते हैं, पटकाई रेंज में है। आपको पता है ना, गैरो, खासी, जयंतिया, पटकाई रेंज वगैरह आपको हम सब बताए हुए, देख लीजिएगा। तो पटकाई रेंज में है, असम में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसको स्टार मार्क करके कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि एक ऐसा देश बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो उस देश का नाम है बाबू इटली। तो इंडिया ग्लोबली नंबर ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। इसको भी स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि दिल्ली में इसका बैठक हुआ है। तो इंडिया कितने स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके पास है? तो इटली के पास है। अब देखो कुछ और हम लोग देखते हैं। देखो जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलता है तो कुछ चीज़ें टेंजिबल होती हैं और कुछ चीज़ें इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? मम्मी का प्यार तुम्हारे लिए टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है। अगर तुमको तुम्हारी मीठू जो है, और मीठू को तुम जाकर लेवाइस का जीन्स दिलवा दिए, वो टेंजिबल प्यार है कि इनटेंजिबल प्यार है? टेंजिबल प्यार है, क्योंकि उसको तुम टच कर सकते हो जीन्स को। मीठू को तुम आईफोन दिला दिए, अपने सैमसंग चला रहे हो और वीवो चला रहे हो, और उनके लिए उनकी तमन्ना को पूरा करने के लिए आईफोन दिला दिए, तो जो आपका प्यार का जो प्रदर्शन है वो कौन सा प्यार है? टेंजिबल कि इनटेंजिबल? टेंजिबल प्यार है, क्योंकि माइक्रोफोन को तुम, एप्पल को, आईपैड को छू सकते हो। मम्मी का प्यार इनटेंजिबल। क्यों? वो मम्मी का प्यार तो मम्मी का प्यार है ना, तो दिल का कनेक्शन। अगर आपको दर्द होगा, चोट लगेगा, तो मम्मी को दर्द होगा। इनटेंजिबल प्यार है जिसको तुम छू नहीं सकते हो, बस महसूस किया जा सकता है। उसी तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कुछ इनटेंजिबल लिस्ट होता है जिसको तुम महसूस नहीं कर सकते हो। इस सबको तो महसूस कर लोगे ना जी, जैसे ताजमहल को महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, तो टेंजिबल हो गया। अजंता की गुफाओं को टच कर सकते हो, इलोरा की गुफाओं को टच कर सकते हो, जाके रूम्स जो हैं नालंदा वाला उसको देख सकते हो, महाबोधि कॉम्प्लेक्स को देख सकते हो। पर कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम टच नहीं कर सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। तो यूनेस्को इंटेंजिबल है ना, जिसको इंटेंजिबल मतलब टच नहीं कर सकते हो। कल्चरल हेरिटेज में देश में कितने हैं? 15 हैं। 13वां किसको दिया गया? कुंभ मेला को। 14वां दुर्गा पूजा को। 15वां गरबा को। अभी हाल फिलहाल में गरबा हुआ है, खूब न्यूज़ में रहा है। तो 15वां कौन है? गरबा यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। अभी एक और न्यूज़ में बहुत चल रहा था कि जापान में एक शैडो गोल्ड माइंस है। जो शैडो गोल्ड माइंस है, दिस इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, है ना। जापान भी मोरिया बदमाश देश नहीं रहा है, अपना अच्छा हो गया है। तो ये जो गोल्ड माइंस है, इट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड माइन टिल 1989। 1989 तक इट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड माइन, जापान वाला शैडो गोल्ड माइंस। पर यहाँ पर जो साउथ कोरिया के जो लेबरर्स थे उनके साथ इन लोग अत्याचार करता था, है ना। इट वॉज अ सिंबल ऑफ द जापान एट्रोसाइट अगेंस्ट द साउथ कोरियन लेबरर्स। तो साउथ कोरियन लेबरर्स को अमानवीय ढंग से ट्रीट करता था। जो उनकी औरतें थी उनको, आप समझ रहे ना, आप समझ रहे हैं, उस तरह का गलत इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो साउथ कोरियन लेबरर के साथ अत्याचार करता था, उनकी पत्नियों के साथ, जो महिलाएं काम करती थी उनके साथ अत्याचार किया जाता था। तो जापान शैडो गोल्ड माइंस खूब न्यूज़ में रहा है। अगर आपसे पूछते कि कहाँ पर है, किससे संबंधित है जापान शैडो गोल्ड माइंस, तो गोल्ड से संबंधित है। 1989 तक इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड माइन। इट हैज़ गॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। और साउथ कोरियन लेबरर्स को बड़े गलत रूप से इन लोग
एट्रोसाइट्स और उस पर जुल्म करते थे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।